नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष कुल्हरी और हम बातें कर रहे हैं अपने चैनल काम की बातों पे। अब अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो आप प्लीज़ जाके देखिए। उसी वीडियो की कंटिन्यूटी में हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैसे की क्या इम्पोर्टेंस होती है और पैसे को हम लोग सिर्फ कमाने और बचाने से काम नहीं चलता। आज के समय पे हमें उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने उसको एज वाइज भी डिस्क्राइब किया था कि कौन सी एज में अपना पोर्टफोलियो होता है, वो कितना एग्रेसिव और कितना डिफेंसिव होना चाहिए। आज हम बातें करेंगे कि हम हमारी जो इनकम को हम किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। रूल्स हैं ये हर इंसान के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक थंब रूल्स होते हैं कि हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स जैसे जैसे कमाई बढ़ती है तो ये रूल्स और परसेंटेज वगैरह चेंज होते रहते हैं। हमारी जो कमाई है, हमको जो एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो अपने रोज़मर्रा का जीवन है उसके लिए जो अपने को कितना रिक्वायरमेंट्स रहता है उसको हम लोग एक कैटेगरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में रख सकते हैं। उसके बाद में आता है इमरजेंसी फंड एंड प्लान। इमरजेंसी फंड और प्लान वो चीज़ होती है कि अपने को खुदा न खास्ता कुछ भी इमरजेंसी आ गई, उस टाइम हम मजबूर नहीं होने चाहिए। हमारे पास एटलीस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें उस टाइम हेल्प करे और हमारी जो सिचुएशन है हम उसको कवर कर सकें। वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाती है कि हाँ, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, कुछ भी कल इमरजेंसी हुआ तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं उस इमरजेंसी को कवर कर सकूँ। तीसरी होती है डिज़ायर्स एंड विश, जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम लोग कुछ नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं या हम कुछ बाइक ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। उनके ऊपर भी हमारा एक कुछ परसेंटेज हमको अलॉट करना चाहिए कि हमारी कमाई का कितना परसेंटेज हम उसमें अलॉट करेंगे और उसी में हमको रेंज में उसको रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो ये ओवर बजट हो जाता है और हमें अवॉइड करना चाहिए। उस परसेंटेज से ज़्यादा हमें इन डिज़ायर्स और अपने विल्स के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। और चौथा आता है इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर इंसान की होती हैं, उसके बाद में इमरजेंसी फंड हो, उसके बाद में ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कि आपके पास जो भी पैसा है आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई भी दुनिया में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। तो हमेशा सबसे पहले अपने पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उसके बाद में ही अपने को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब हम इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर एक इंसान की अलग अलग होती है और उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन हमेशा ही हमें इतनी कमाई कर लेनी चाहिए कि अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी मंथली इनकम की 50% से ज़्यादा नहीं हो। अगर हमें ज़रूरत हो तो हमें और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि हम जो अपना परसेंटेज है वो हमेशा 50% के अंदर रखें। ये एक अच्छी सिचुएशन होती है कि आपकी कमाई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट से एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। उसके बाद में आता है इमरजेंसी फंड और इमरजेंसी प्लान। हमने डिस्कस किया था कि हमें हमारे पास इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ पैसे रखने चाहिए और वो पैसे हमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही काम लेने चाहिए, वरना उन पैसों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड जनरली हम लोग जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का कंसिडर करते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि आप समझो कोई नौकरी कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कुछ ना कुछ अगर उसमें अनहोनी हो जाए, आप जॉब स्विच करना पड़े या आपका बिजनेस इतना नहीं चल रहा हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करो, उसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ्स का और एक बेटर सिचुएशन में 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो 6 मंथ्स में आप अपना बिजनेस भी रिकवर कर सकते हैं या आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, तो उसके आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब ये इमरजेंसी फंड आप कहाँ पे रखोगे? इमरजेंसी फंड हम लोग एफडी के लिए रखते हैं। जनरली मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एफडी में अपना पैसा कम होता रहता है। लेकिन इमरजेंसी फंड के टाइम में हमें एफडी में ही जाना पड़ता है, क्योंकि एफडी सबसे कम रिस्की फैक्टर है। एफडी में फिक्स है कि आपको इतना मिलना ही है, तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे मिनिमम कितना इमरजेंसी फंड रखना है। एफडी के अलावा आप अगर दूसरा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो
वो इन्वेस्टमेंट के साथ में रिस्क लगी रहती है। तो आपको हो सके कि कभी इमरजेंसी के टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो, तो उस टाइम में आपको बहुत हार्ड सिचुएशन फेस हो सकती है। इसके लिए इमरजेंसी फंड को हम लोग 3 जगह डिवाइड करते हैं। मेरे सुझाव के अकॉर्डिंग आपको इमरजेंसी फंड का 70% एफडी के अंदर रखना चाहिए। हम लोग एफडी के बारे में भी आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 20% आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए और 10% केस में रखना चाहिए। केस आप जितना कम रखोगे वो आपके लिए अच्छा है। आजकल बहुत सारे आपके ऐप्स आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपकी केस की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट जीरो कर दी गई। हमारी गवर्नमेंट ने अभी ई-रुपीज़ और स्टार्ट किया है, जिसका प्राइवेट प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन लोगों ने लॉन्च किया और वो काफ़ी सक्सेस हुआ। पहले दिन काफ़ी करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उसके ई-रुपए के हिसाब से हुआ था। तो अभी धीरे धीरे हम लोग डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केस जितना हो उतना कम रखें। 10% केस रखें, 20% आप बैंक में रखें और 70% आप एफडी के अंदर रखें। उसके बाद में आता है आपका एफडी। कौन सी एफडी में रखें? हम लोग जनरली यही समझते हैं एफडी है। नहीं, एफडी में भी बहुत सारे तरह के प्रकार होते हैं। जैसे अपन एक स्टैंडर्ड एफडी हो गया, एक आपका टैक्स सेविंग एफडी हो गया, एक आपका क्युमुलेटिव एफडी हो गया, एक आपका नॉन क्युमुलेटिव एफडी हो गया, एक मेरा सबसे फेवरेट फ्लेक्सी एफडी, जिसको हम लोग लिंक्ड एफडी भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड एफडी आप सब लोगों को पता है कि एक हम सर्टेन पीरियड के लिए बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं और उस टाइम फ्रेम के बाद में वो बैंक अपने को वो पैसा रिटर्न करता है। उसके बाद में होता है टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी में हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के लिए हमको वो एफडी करवाना पड़ता है, उससे पहले हम लोग उसको मैच्योर नहीं कर सकते और उसमें हम लोग 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख का टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हैं अपना ITR फाइल में। उसके बाद में आता है क्युमुलेटिव एफडी। क्युमुलेटिव एफडी में क्या होता है कि जैसे आपने कुछ एक सर्टेन पीरियड के लिए एफडी करवाया, समझो आपने 3 साल के लिए एफडी करवाया, तो उसमें वो आपको क्या करेंगे, हर 3 महीने से आपको इंटरेस्ट देंगे और वो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपकी एफडी में ऐड हो जाएगा। एक होता है नॉन क्युमुलेटिव एफडी। उसमें क्या होता है कि आपने समझो 3 साल के लिए एफडी करवाया, बट आपका जो इंटरेस्ट है वो हर 3 महीने से आपको मिलेगा। अब वो 3 महीने का इंटरेस्ट आपका उधर एज ए सेविंग अकाउंट में रहेगा। आप चाहें तो आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एफडी में आगे मर्ज नहीं हो रहा। लास्ट होता है आपका फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, प्लस उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो आपको सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए का एफडी करवाया, आपने 3 साल का एफडी करवा दिया। आप वो एफडी को बैंक को बोलो कि मुझे लिंक्ड एफडी चाहिए या फ्लेक्सी एफडी चाहिए या स्वीप इन एफडी चाहिए। उसमें क्या होगा कि वो 5 लाख रुपए को वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एफडी करते हैं। वो आपके 5 लाख रुपए पूरे एफडी में रहेंगे। तो समझो अगर आपको 6% एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरे पैसे का 6% एफडी मिलेगा। लेकिन समझो कभी आपको 50,000 रुपए की जरूरत होगी, तो अगर आपका स्टैंडर्ड एफडी होता है तो आपको पूरा 6 लाख रुपए का एफडी को विड्रॉ करवाना पड़ता है, जिसमें अपने को नुकसान होता है और उसके बाद में आपको उसमें से 50,000 रुपए यूज करने होते हैं। फ्लेक्सी एफडी की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है कि ये 6 लाख रुपए में से वो सिर्फ 50,000 रुपए को अलग कर देगा और 5,50,000 रुपए अभी भी आपके एफडी में रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। वो 50,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में आके आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम बैंक में जाएं और एफडी खुलवाएं तो कृपया करके अपने बैंक मैनेजर को बोलें कि मुझे फ्लेक्स डी एफडी या लिंक्ड एफडी या स्वीप इन एफडी चाहिए। वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एफडी के अंदर। फिर आता है सेविंग अकाउंट। वो तो आजकल डिजिटल इंडिया में लगभग हर इंसान को पता है कि सेविंग अकाउंट्स की क्या क्या डिटेल्स होती हैं, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर अपन चलते हैं इमरजेंसी प्लान्स पे। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और हम लोग इसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये सत्य भी सोचना चाहिए कि इंसान का जीवन एक बुलबुले जैसा है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है इंसान को। तो हमें हमारे फ्यूचर के लिए, हमें हमारे परिवार के लिए, हमें हमारे बच्चों के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि हमारे बाद में उनका क्या होगा। ये सवाल ज़रूर थोड़ा नेगेटिव जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बट यकीन मानिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये बातें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, उसके लिए मैंने कुछ किया है। तो ये इमरजेंसी प्लान्स हैं, उसमें मैं 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ।
एक मैं करता हूँ टर्म इंश्योरेंस, एक मैं करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। ये वीडियो कुछ भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। टर्म इंश्योरेंस हम इसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। हम वो उसके लिए करवाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो मेरा परिवार के लिए मैं कुछ एक फंड छोड़ के जाऊंगा जो मेरे परिवार को हर टाइम में सपोर्ट करेगा। ये फंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जनरली आपकी जो सालाना इनकम है उसका 10 गुना 20 गुना जो भी आप डिसाइड करना चाहें वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कई बार आपको एजेंट होते हैं वो यूलिप के बारे में बताते हैं, वो जो हम आगे के वीडियो में अच्छे डिटेल से भेजेंगे, लेकिन कृपया करके यूलिप में जाने की बजाय एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि प्योर टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो किस्त होती है वो बहुत ही छोटी अमाउंट होती है कंपेयर टू द यूलिप। तो आप किसी एजेंट के चक्कर में यूलिप ना लें, कृपया करके प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लें। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा अभी दुनिया भर में इतनी बीमारियां आ रही हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। और साथ में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, वो आजकल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि अगर इंसान 2 दिन भी हॉस्पिटल चला जाए तो उसके लाखों के बिल आ जाते हैं। हम लोगों ने एक हमारी कैलकुलेशन करके हमारे खर्चे, हमारी कमाई, वो सब हम गिन के चलते हैं। सडनली समझो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपकी जो सारी कैलकुलेशंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने वो कॉस्ट नहीं गिनी होती है। उसको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हमें हमेशा इमरजेंसी प्लान में एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखनी चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको मदद करती है कि छोटे मोटे कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेज हैं वो आपके रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो छोटी छोटी वैल्यू पे आपको अच्छा हेल्थ कवर देती हैं। साथ में आप प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सारी हैं जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना भी एक आर्ट का काम है। बहुत बार अपन जल्दीबाजी में एक हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं जिसमें अपने आधे से भी खर्चे कवर नहीं होते हैं। तो हम एक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस को सेलेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है, उसको हम कैसे कंपेयर करना होता है, वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी फंड भी आपके लिए ज़रूरी है और इमरजेंसी प्लान भी आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है। जब आपके इमरजेंसी फंड हो गए, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई, तब इंसान को अपनी डिजायर और अपनी विलिंग पे कंसिडर करना चाहिए। समझो मेरे को ये कुछ भी परचेज करना है, फॉर एग्जांपल लोगों को आजकल मोबाइल फ़ोन्स की रहती है, गाड़ियों की रहती है, बाइक्स की रहती है, वो सब परचेज करना है। वो परचेज करने का जो बेसिक कंसेप्ट है कि कृपया करके कुछ भी सामान लोन पे ना लें। लोन पे लेने पे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको 20,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदना है और आप मंथली 5,000 रुपये सेव करना चाहते हैं अपने डिज़ायर और विलिंग्स के लिए, तो कृपया करके आप 4 महीने इंतज़ार करें और 4 महीने के बाद में जब 20,000 रुपये आपके कलेक्ट हो जाएंगे तब जाके आप फ़ोन खरीदेंगे। अपने सिर पे अपने डिज़ायर्स और विल्स के लिए किसी भी तरीके का लोन ना लें, वो आपके पूरी फाइनेंशियली कैलकुलेशंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रूल होना चाहिए कि मैं मेरी डिज़ायर्स और विलिंग्स के लिए कभी भी मैं लाइफ में लोन नहीं लूँगा। फिर चौथा आता है इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट में बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं और हम अलग अलग वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। तो आज का ये अपना बेसिक डिस्कशन था कि हम हमारी कमाई को कैसे डिवाइड करना चाहिए। हम बाकी का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।